सभी को। चलिए आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग इंडियन हिस्ट्री में बात कर रहे थे मुग़ल डायनेस्टी के बारे में, मुग़ल साम्राज्य के बारे में। और पिछली क्लास में मैं आपसे शाहजहाँ तक बात कर लिया था, ठीक है। हाँ, और उसके बाद मैंने ये भी बताया था आपको कि 1658 में यह अफवाह फैली थी कि शाहजहाँ बीमार पड़ गया है। उसके डेथ के भी अफवाह फैल गई क्योंकि वह कई दिनों तक झरोखा दर्शन के लिए नहीं आया। तो उसी समय फिर उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया और शाहजहाँ के जो 4 पुत्र थे उसमें से उस समय शुजा जो था वो बंगाल की सूबेदारी देख रहा था, उसका पुत्र मुराद जो था वो गुजरात की सूबेदारी देख रहा था और औरंगजेब जो था उस समय दक्कन की सूबेदारी देख रहा था और दारा शिकोह तो अपने पिता के साथ ही था। तो शाहजहाँ अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को बनाना चाहता था, लेकिन उत्तराधिकार के युद्ध में सफलता मिली औरंगजेब को। और ये उत्तराधिकार के जो युद्ध थे वो धर्मठ में, सामूगढ़ में और देवराई की घाटी में लड़े गए और उत्तराधिकार का जो निर्णायक युद्ध था, डिसिसिव वार जो था या फाइनल वार जो था, वो देवराई की घाटी में लड़ा गया। और इसी देवराई की घाटी में अंतिम रूप से औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित किया और अपना फिर कह सकते हैं कि वो शाहजहाँ का उत्तराधिकारी हुआ, अगला मुगल बादशाह हुआ। तो औरंगजेब ने के बारे में जानिए कि औरंगजेब का जन्म हुआ था 1618 में दोहा गुजरात में। ये औरंगजेब का जन्म हुआ और 1637 में औरंगजेब का निकाह या विवाह हुआ फारस राजघराने की ही एक राजकुमारी थी, दिलराश बानो बेगम। तो दिलराश बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ 1637 में, है ना। और मैं ये बताया कि औरंगजेब मुगल बादशाह बना 1658 में देवराई की घाटी में सफलता प्राप्त करके, देवराई की घाटी में सफलता प्राप्त करके 1658 में ये मुगल बादशाह बना और 1658 से लेकर के 1707 तक इसने शासन किया, रूल किया। अब 1658 में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया आगरा में। इसने अपना पहला राज्याभिषेक करवाया, कोरोनेशन, फर्स्ट कोरोनेशन करवाया ये आगरा में। और इसके बाद 1659 में 1659 में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया दिल्ली में लाल किले के अंदर, दिल्ली में लाल किले के अंदर। तो ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक आगरा में करवाया 1658 में, है ना, 1658 में, ये मई 1658 के आसपास इसने करवाया था। और सेकेंड जो राज्याभिषेक था वो जून 1659 में उसने करवाया, लाल किला के अंदर आया और जो शाहजहाँ का शानदार महल था उसी महल में आकर के इसने दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। और इसके बाद इसने अपने बड़े भाई दारा शिकोह की इस्लाम धर्म की अवहेलना करने का आरोप लगा करके हत्या कर दी। ऐसा कहा जाता है कि उसके कटा हुआ सिर को पूरे दिल्ली में नगरवासियों के बीच घुमाया गया ताकि नगरवासियों के बीच एक सख्त संदेश देने का प्रयास किया गया इसके माध्यम से कि कोई भी अगर इस्लाम धर्म की अवहेलना करेगा तो उसको भी इसी तरह से सख्त सजा दी जाएगी। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा कि ये जो औरंगजेब है, ये औरंगजेब 1665 में 1665 ईस्वी में
हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया? हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, क्योंकि औरंगजेब एक सुन्नी मुसलमान था और वो भी कट्टर सुन्नी मुसलमान था। ये जो था वो अपने शासन का आधार कुरान को बनाया था और कुरान के आधार पर या इस्लाम के जो नियम हैं उनके आधार पर ही ये रूल किया करता था, शासन चलाया करता था। 1665 में जब औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, इसी के आदेश पर जो हिंदू मंदिर तोड़े गए उसमें देखिए एक प्रसिद्ध टेम्पल है गुजरात का सोमनाथ मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी का, काशी या वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव राय मंदिर। एक केशव राय मंदिर का निर्माण जहांगीर के काल में ही वीर सिंह के द्वारा किया गया था, राइट। तो ये 3 मंदिरों को औरंगजेब के आदेश पर तोड़ा गया, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी या वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव राय मंदिर। अब इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब जो था एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इसीलिए औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर कहा जाता है। पीर का मतलब एक तरह से जो गुरु होते हैं, है ना, इस्लाम धर्म में जो आपका गुरु होते हैं उन्हीं गुरुओं को पीर कहा जाता है। और एक तरह से औरंगजेब जो था जिंदा पीर था। जिंदा पीर क्योंकि अधिकांश मतलब जो इस्लाम धर्म के जो पीर होते हैं वो सारे पीर आपका जो है एक तरह से दफन है ना, और उनका दरगाह भी है आपका। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जीता जागता एकदम जिंदा कुरान के सख्त नियमों के अनुसार चलने वाला एक रूलर हुआ करता था, इसलिए इसको जिंदा पीर कहा जाता है। और साथ ही साथ महलों में काफी शानो शौकत होने के बावजूद भी एक तरह से ये सादा जीवन जीता था। बिल्कुल आपका जो है इस्लाम धर्म में जैसा बताया गया है उसी के अनुसार ये सादा जीवन जीता था। और सादा जीवन जीने के कारण और मतलब एक साधुओं की तरह जीवन जीने के कारण आपका जो है इसको शाही दरवेश भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों टाइटल हैं, जिंदा पीर या शाही दरवेश, ये कहे जाते हैं औरंगजेब को। शाही का मतलब होता है एक तरह से आपका जो है महलों में रहने वाला, लेकिन महलों में रह करके भी दरवेश के समान जीवन जीने वाला। दरवेश का मतलब एक तरह से होता है सन्यासी या संत या साधु। तो शाही दरवेश या जिंदा पीर कहा गया है औरंगजेब को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और औरंगजेब जो था वो जब गद्दी पर बैठा, तो औरंगजेब गद्दी पर बैठा था अबुल मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर। अबुल मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। इसलिए क्वेश्चन अगर ये भी पूछे कि आलमगीर किसको कहा जाता है, तो औरंगजेब को ही आलमगीर कहा जाता है। जिंदा पीर या शाही दरवेश भी किसको कहा जाता, तो ये औरंगजेब को कहा जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब जो था वो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह था। अक्सर कंफ्यूज कई स्टूडेंट्स कर जाते हैं कि सबसे लंबा समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह जो था अकबर था, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सबसे लंबा समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह अकबर नहीं था, बल्कि वो औरंगजेब था। क्योंकि औरंगजेब ने, है ना, 49 वर्ष 9 महीना मतलब लगभग 50 वर्ष शासन किया था, और कुछ महीने इससे कम शासन था ये अकबर का, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद यहां पर हम लोग ध्यान ये रखेंगे कि औरंगजेब के काल में ही, औरंगजेब के ही काल में कई विद्रोह हुए थे। और विद्रोह होने का कारण यह था कि एक तरह से एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इसलिए और जो धर्मावलंबी होते थे वो विद्रोह कर देते थे। तो औरंगजेब के काल में जो विद्रोह हुआ, इसी के काल में जाटों का विद्रोह हुआ, इसी के काल में बुंदेला राजपूतों का विद्रोह हुआ, इसी के काल में सतनामियों का विद्रोह हुआ। तो जाटों का, बुंदेला का और सतनामी का सारा विद्रोह हुआ था औरंगजेब के काल में। और
एक जाट नेता हुआ करते थे गोकुला। तो इसी विद्रोह के आरोप में जाट नेता गोकुला की हत्या भी करवा दी गई थी, है ना, क्योंकि 1777 में तिलपत का युद्ध हुआ था और उस तिलपत के युद्ध के बाद प्रमुख विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि फिर से 1785 में राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, और जब राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह के बाद विद्रोहियों ने जो अकबर का कब्र था सिकंदरा में, तो अकबर के कब्र सिकंदरा में जो स्थित था उसको इन विद्रोहियों ने लूटा भी था, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है कि अकबर के कब्र को आपका जो है कब लूटा गया था, 1785 में, और अकबर के कब्र सिकंदरा स्थित अकबर के जो कब्र को लूटा गया उसमें जो भी हीरे जवाहरात जड़े गए थे सारा को उखाड़ लिया गया था इन लोगों के द्वारा, ठीक है, राजा राम के नेतृत्व में। अब औरंगजेब के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह आता है कि औरंगजेब को हिंदुओं का शत्रु बताया जाता है। औरंगजेब को हिंदुओं का शत्रु बताया जाता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार भी औरंगजेब के काल में ही थे। औरंगजेब के काल में 337 कुल हिंदू मनसबदार हुआ करते थे, और यह सर्वाधिक संख्या है किसी भी मुगल बादशाह के शासन में मनसबदारों की। तो ध्यान ये भी रखिएगा कि औरंगजेब हिंदुओं का शत्रु बताया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के काल में ही हुए। और दूसरा पहलू यह भी है कि औरंगजेब के ही काल में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब के काल में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति भी थे, सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार भी थे आपका। अब यहां से एक दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं औरंगजेब से, वो ध्यान में रखिएगा कि औरंगजेब जो था काफिरों के देश को इस्लामिक देश बनाना चाहता था। इस्लामिक देश बनाना चाहता था। काफिर उसको कहा जाता है जो नन मुस्लिम्स होते हैं, है ना, नन मुस्लिम जो होते हैं, जो अन्य धर्म को मानते हैं, उनको काफिर कहा जाता है। तो एक काफिरों के देश को इस्लामिक देश बनाना चाहता था, है ना, मतलब कह सकते हैं दारुल उल सफा को दारुल उल हब बनाना चाहता था ये औरंगजेब। और औरंगजेब अपने शासन का आधार बनाया था कुरान को शासन का आधार बनाया, और सख्ती से पालन भी करता था। और औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवाया। सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवाया। जैसे पढ़ते होंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना, यही जो हमारा होता है कलमा होता, और कलमा जो होता उसको सिक्कों पर पहले खुदवाया जाता था। और औरंगजेब का ऐसा मानना था कि ये सिक्के कभी नीचे गिरते हैं तो ये पैरों के नीचे भी कभी कभी आ जाते, और पैरों के नीचे आ जाने से जो कलमा होता उस कलमा का एक तरह से अपमान होता। इसलिए औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाने की जो प्रथा थी इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया। इसके अलावे औरंगजेब को मैंने बताया कि औरंगजेब एक तरह से शाही दरवेश था, है ना, महलों में रहने वाला लेकिन एकदम साधु की तरह जीवन जीने वाला बादशाह था। इसलिए औरंगजेब ने संगीतकारों को छुट्टी दे दी और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। संगीत एवं चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया। इस राजकीय जितने भी संगीतकार थे वो सारे संगीतकारों को इसने छुट्टी पर भेज दिया। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह भी है कि औरंगजेब खुद भी वीणा बजाने में काफी दक्ष था। वीणा बजाने में निपुण था। आपको मैंने जब पढ़ाया था गुप्त काल, तो गुप्त काल में भी एक शासक के बारे में मैंने बताया था आपका समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को भी उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। तो समुद्रगुप्त भी वीणा बजाया करता था, और वीणा बजाने में जो है मुगल बादशाह औरंगजेब भी काफी दक्ष था, निपुण था।
और वही अगर बात की जाए नगाड़ा बजाने की, तो नगाड़ा बजाने में निपुण बादशाह था अकबर। लाल कलावंत से अकबर ने संगीत का ज्ञान प्राप्त किया था। तो इसने संगीत और चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावे औरंगजेब के ही काल में हिंदुओं के जो प्रमुख त्योहार थे, दिवाली, दशहरा, होली, तो हिंदुओं के जो भी प्रमुख त्योहार थे, दिवाली, दशहरा, होली, सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ दे कि संगीत, चित्रकला, दिवाली, दशहरा, होली पर प्रतिबंध लगाने वाला बादशाह कौन था? औरंगजेब। और सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवाने वाला बादशाह भी कौन था? तो भी था औरंगजेब। अब यहां पर एक बात ये भी ध्यान में रखिएगा कि औरंगजेब ने अफीम या भांग की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था। अफीम या भांग की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था। और औरंगजेब ने शराब सेवन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह जो था वो शराब का सेवन नहीं करता था, और उसमें ऑप्शंस दिए गए थे अकबर, उसी में ऑप्शंस दिया गया था जहांगीर, उसी में ऑप्शंस दिया गया था शाहजहां, और उसी में ऑप्शंस दिया गया था औरंगजेब। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर के आंसर करके चले आए थे अकबर को, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अकबर हो या जहांगीर हो या शाहजहां हो, ये सारे मुगल बादशाह शराब का सेवन करते थे। लेकिन औरंगजेब जो था वो बिल्कुल सादे तरीके से जीवन जीता था, है ना। इस्लाम धर्म में ये जो देख रहे हैं शराब पीना, इसको हराम माना गया है, प्रतिबंधित माना गया है, इसीलिए इस्लाम धर्म का कठोरता से पालन करता था। औरंगजेब के द्वारा ये जो अफीम है, शराब है, ये कुछ का भी सेवन नहीं किया जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा, तो इसको आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा औरंगजेब के द्वारा तुलादान और झरोखा दर्शन, तुलादान और झरोखा दर्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ये जो देखिए, ये जो तुलादान और जो झरोखा दर्शन की प्रथा है, ये तुलादान और झरोखा दर्शन दोनों प्रथा शुरू की गई थी अकबर के काल में। ये प्रथाएं शुरू की गई थी अकबर के काल में, लेकिन ये दोनों प्रथाओं को प्रतिबंधित कर दिया किसने? औरंगजेब ने। तुलादान में ये होता था कि जब भी बादशाह का जन्मदिन होता था, तो बादशाह के जन्मदिन पर बादशाह को तराजू पर, है ना, तुले पर तौला जाता था। एक तराजू के एक पल्ले पर बादशाह को रख बिठा दिया जाता था और दूसरे पल्ले पर उसको तौला जाता था, मतलब उसके वजन के बराबर ही हीरे जवाहरात, सोना चांदी उसको रख दिया जाता था। तो बादशाह के जन्मदिन पर उसको आभूषण से तुले पर आभूषणों से तौलने की जो प्रथा थी वो तुलादान थी। और झरोखा दर्शन में क्या होता था कि महल के झरोखे से समय समय पर आकर के बादशाह के द्वारा प्रजा को दर्शन दिया जाता था, इसीलिए इसका नाम पड़ा झरोखा दर्शन प्रथा। तो अकबर ने जो तुलादान और झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत की थी, इसी दोनों प्रथाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया किसने? औरंगजेब ने। और औरंगजेब के द्वारा ही फिर से जजिया कर को लगा दिया गया। जजिया कर को लगा दिया गया। यह भेदभावपूर्ण कर था, मैंने बताया था। इस जजिया कर को मुगल बादशाह अकबर ने समाप्त किया, है ना। जो गैर मुसलमान हैं, है ना, उन्हीं गैर मुसलमानों से एक कर लिया जाता था, जजिया कर। काफी भेदभावपूर्ण कर था, तो इस कर को फिर से आरोपित किया, फिर से लगा दिया औरंगजेब ने। अब ध्यान ये भी रखना है कि औरंगजेब ने 1775 में 1775 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। तेग बहादुर की हत्या करवा दी।
क्योंकि जो सिखों के 9वें गुरु जो तेग बहादुर थे, ये तेग बहादुर को इसने इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा, और तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। और जब तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार किया, तो इसी आरोप में दिल्ली का जो वर्तमान लाल किला है, उसी लाल किला के सामने ही औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का सर कटवा दिया था। और जिस जगह पर गुरु तेग बहादुर का सर काटा गया, वर्तमान में उसी जगह पर दिल्ली में आज शीशगंज गुरुद्वारा है, बिल्कुल लाल किले के ऑपोजिट में, लाल किले के सामने पड़ता है शीशगंज गुरुद्वारा। अब जब सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या हो गई, तो इसी के बाद 1779 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। सॉरी, थोड़ा सा यहां पर ईयर सुधार लीजिएगा, बाय डिफॉल्ट मैंने लिख दिया, इसको सुधार लिया 1675, क्योंकि 1707 तक तो इसका रूलिंग पीरियड ही रहा, इसको सुधार लेंगे। 1675 में से सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी, और इसके बाद 1699 में, ईयर को थोड़ा चेंज करेंगे, बाय डिफॉल्ट लिखा गया था, है ना। 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ, है ना, खालसा पंथ, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है आनंद, और इसी आनंद जो हिमाचल प्रदेश का जगह है, वहीं खालसा पंथ की स्थापना की गई। और खालसा पंथ की स्थापना करके एक तरह से जो खालसा पंथ था, एक तरह से सिखों का क्रांतिकारी संगठन था, और खालसा पंथ के तहत सिखों को गुरु गोविंद सिंह ने संगठित किया और उनको मुगलों से निपटने के लिए या मुगलों को चुनौती देने के लिए तैयार किया खालसा पंथ के माध्यम से। ठीक है, अब एक बात ये भी हम लोग को ध्यान रखने वाली है कि औरंगजेब के काल में जो दक्कन का क्षेत्र था, मतलब साउथ इंडिया का जो क्षेत्र था, ये दक्कन का क्षेत्र जो था वो विद्रोहों से त्रस्त रहा, विद्रोह से त्रस्त रहा, और औरंगजेब का अधिकांश समय इन्हीं दक्षिण भारत में होने वाले विद्रोहों को दबाने में बीता। और ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब विद्रोह दबाने के क्रम में ही ये लगातार राजधानी से बाहर रह रहा था, और लगातार राजधानी से बाहर रहने के कारण इसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ी, और इसकी तबीयत बिगड़ने के कारण ही फिर इसका आपका जो है डेथ हो गया। और वही खुलदाबाद एक जगह है, खुलदाबाद में ही औरंगजेब को दफनाया गया, जिसको वर्तमान में रोजा के नाम से भी जानते हैं खुलदाबाद को, और वही खुलदाबाद में औरंगजेब की समाधि है। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो दक्कन के क्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं, तो दक्कन के क्षेत्र में ही औरंगजेब के काल में ही मराठों का उत्कर्ष हुआ था, और मराठों ने शिवाजी के नेतृत्व में औरंगजेब के लिए चुनौती उत्पन्न की थी। और जब दक्कन के क्षेत्र में, महाराष्ट्र का क्षेत्र में आपका है ना, दक्कन का क्षेत्र में जब मराठों का उत्कर्ष हुआ शिवाजी के नेतृत्व में, शिवाजी ने चुनौती उत्पन्न की, और शिवाजी का नाम भी एक आपका जो है महान शासकों में और एक महान योद्धा के रूप में, एक वीर योद्धा के रूप में लिया जाता है। तो शिवाजी के द्वारा तोरण किला को जीत लिया गया। सबसे पहली बार इन्होंने तोरण किले को जीता, और जब मुगलों के लिए चुनौती उत्पन्न की और शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया, और इसी के बाद औरंगजेब के द्वारा शिवाजी की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, या शिवाजी को कैद करने के लिए, या शिवाजी के साथ संधि करने के लिए अपने सेनापति जय सिंह को भेजा गया, है ना। और यही ऐसा कहा जाता है कि जय सिंह और शिवाजी के बीच जून
1665 में एक संधि हुई और इस संधि को पुरंदर की संधि कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। और इस पुरंदर का जो संधि हुआ, ये पुरंदर का संधि हुआ शिवाजी और जय सिंह के बीच, शिवाजी और जय सिंह के बीच। और इस संधि के तहत शिवाजी को कई किले मुगलों को सौंपने पड़े थे। और इसी संधि के बाद शिवाजी जो थे वो 1666 ईस्वी में मुगलों के समक्ष, मतलब औरंगजेब के समक्ष प्रस्तुत हुए। और औरंगजेब के समक्ष जब प्रस्तुत हुए तो इनको संधि करने के लिए जय सिंह ने तैयार किया था और औरंगजेब के सामने पेश किया था जय सिंह ने। लेकिन यहाँ पर शिवाजी के साथ धोखा हुआ, उनके साथ संधि न होकर के इनको पकड़ करके और जयपुर भवन में, शिवाजी को जयपुर भवन में कैद कर दिया गया। शिवाजी को जयपुर भवन में कैद कर दिया गया। और ऐसा यहाँ कहा जाता है कि शिवाजी ने जयपुर भवन से फिर भागने में सफलता हासिल की, है ना। अगस्त 1666 में शिवाजी जो थे वो जयपुर भवन से भागने में सफल रहे, भाग गए। मतलब 3 महीने तक लगभग ये बंद रहे जयपुर भवन में और उसके बाद यहाँ से ये फरार हो गए। तो जो शिवाजी का जो हमारा मतलब एक तरह से टॉपिक है मराठों का, है ना। तो मराठा टॉपिक जो होगा आपका शिवाजी को, उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। शिवाजी के साथ साथ फिर हम लोग पढ़ लेंगे शिवाजी के मंत्रिमंडल के बारे में, उनका जो राजधानी कहाँ था, राज्याभिषेक किसने करवाया। तो मराठों का एक अलग टॉपिक लेकर के आएंगे, तो उसमें पूरा उनके मराठा से लेकर के उनके उत्तराधिकारी और पेशवा के बारे में उसमें भी हम लोग अध्ययन कर लेंगे। तभी इसको हम लोग यहाँ पर ब्रीफ में ही छोड़ देते हैं। बस ये जानिए कि शिवाजी का जो उत्कर्ष औरंगजेब के काल में हुआ था और शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों के लिए चुनौती उत्पन्न की थी। ठीक है। अब पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। अब ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब के काल में स्थापत्य कला का सीमित रूप से विकास हुआ। औरंगजेब के काल में स्थापत्य कला का सीमित रूप से विकास हुआ और औरंगजेब के द्वारा ही महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अपनी बेगम रबिया उर दुर्रानी की याद में बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया गया। बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया गया। और ध्यान रखिएगा, जो बीबी का मकबरा है, इसी मकबरे को ताजमहल का घटिया नकल भी कहा जाता है। अगली कॉपी ऑफ ताजमहल। तो बीबी का मकबरा का निर्माण भी औरंगजेब के द्वारा ही करवाया गया और इसी बीबी के मकबरे को ताजमहल का घटिया नकल भी कहा जाता है। ठीक है। अब औरंगजेब के काल में कुछ दरबारी इतिहासकार हुआ करते थे। ईश्वरदास, इनके द्वारा फातुहाते आलमगीरी और एक इतिहासकार हुआ करते थे भीमसेन। इस भीमसेन के द्वारा नुस्ख ए दिलकुशा की रचना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि फातुहाते आलमगीरी को लिखा ईश्वरदास ने और नुस्खे दिलकुशा की रचना की गई थी औरंगजेब के काल में ही भीमसेन के द्वारा। तो कुल मिला जुला करके ये जो औरंगजेब के बारे में जो डिटेल थे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट थे। यहाँ से कई क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब का डेथ हुआ, इसको खुलदाबाद में दफनाया गया और औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये जो मुगल दरबार था, उस मुगल दरबार में गुटबंदियां काफ़ी बढ़ गई
और औरंगजेब के बाद जो भी उत्तराधिकारी हुए, उत्तराधिकारी जो मुगल साम्राज्य का जो संगठन था, जो एक संगठित व्यवस्था थी, उसको वो पूरी तरह से संभाल नहीं पाए, और उसी अखंडता को या संगठन को नहीं संभालने के कारण मुगल दरबार में गुटबंदियां काफी बढ़ गई, और अलग अलग क्षेत्रों के जो शासक थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उसके बाद आपका जो है बंगाल का क्षेत्र या जो अवध का क्षेत्र देख रहे हैं, ये सारे क्षेत्र एक तरह से ये मुगल सल्तनत से अलग होकर के अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए। तो जब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा, उस नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग एक तरह से बात करेंगे पोस्ट मुगल पीरियड के बारे में, उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल काल में क्या क्या घटनाएं घटी, कौन कौन से आक्रमण हुए जिसने फिर मतलब कह सकते हैं मुगल साम्राज्य को पूरी तरह से कमजोर किया, पूरी तरह से हिला दिया। तो सारी बातों पर चर्चा होगी हम लोग को नेक्स्ट क्लास में। लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक रख लेंगे मराठा, और उस टॉपिक में हम लोग शिवाजी और उनके उत्तराधिकारी, पेशवा का उदय, सारी चीज़ों को एक हम लोग सेशन में रख लेंगे, क्लास में रख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में बात करेंगे। तो ये आपको जो है क्लास को देखने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने से आपको जो है जरूर फायदा एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में होगा। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।